बचपन में हम सब ने वो टेलीफोन वाला खेल तो जरूर खेला है ना? हाँ जी बिल्कुल, वो जिसमें एक सरगोशी कान में की जाती है और हाँ, और जब वो आखिरी शख्स तक पहुंचती है तो वो मुकम्मल तौर पर एक नया अफसाना बन चुकी होती है। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है इसमें। सही। तो क्या हो अगर यानी जरा सोचें कि ऐसी ही एक सरगोशी दुनिया की सबसे मशहूर इमारत ताजमहल के बारे में हो। हाँ, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा बन जाएगा। बिल्कुल। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम किसी मामूली अफवाह की नहीं बल्कि एक ऐसी भारी बहस की बात कर रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा किया हुआ है। और ये तूफान कोई नया नहीं है, वैसे ये काफी अरसे से चल रहा है। सही कहा। तो हमारे पास जो तहकीकी मवाद, आसार कदीमा की रिपोर्ट्स और तारीखी दस्तावेजात मौजूद हैं, इनका मकसद उन दावों का जायजा लेना है जो कहते हैं कि इसकी तामीर एक हिंदू मंदिर को गिराकर की गई थी या ये पहले से ही एक मंदिर था। जी, और यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी की तरफदारी करना या किसी सियासी बहस का हिस्सा बनना कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि मतलब मुस्तनद तारीखी हक़ाइक़ और आसार कदीमा की तहकीकात क्या कहती हैं और इनमें और सोशल मीडिया की बहसों में क्या बुनियादी फ़र्क है। ये एक बहुत ही अहम मौजू है और चूंकि हम तारीख का जायज़ा ले रहे हैं तो हमारा रुख सिर्फ और सिर्फ शवाहिद की तरफ होना चाहिए। सही, क्योंकि तारीख तो शवाहिद पर ही चलती है ना। जी, हम चाहते हैं कि तारीख हमें वाज़ेह और साफ सुथरी मिले, लेकिन हकीकत में ख़ास तौर पर जब बात सदियों पुरानी हो तो अफवाहों की धुंध और क़ियास आराइयों का गलबा अक्सर असल हक़ाइक़ को छुपा देता है। बिल्कुल। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी दावे से ही आगाज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर और यानी आम गुफ्तगू में भी ये दावा बहुत यकीन के साथ पेश किया जाता है कि ताजमहल के नीचे एक मंदिर मौजूद था। हाँ, ये बात बहुत आम है। तो जब एक आम इंसान ये सुनता है और बार बार सुनता है तो जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि शायद इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। हमारे मुस्तनद सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ और आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजी की तहकीकात की बात करें तो ये दावे बिल्कुल बेबुनियाद साबित होते हैं। अच्छा, कोई एक सबूत भी नहीं है? हाँ, जी नहीं। इस दावे की हिमायत में तारीख या आसार कदीमा का कोई एक भी मुस्तनद सबूत मौजूद नहीं है। दुनिया भर के मुहक्किकीन इस बात पर पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि ताजमहल को 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में एक मकबरे के तौर पर तामीर करवाया था। सही। इसके मकाम, इसकी तामीर के वक्त और इसके मकसद के बारे में जो तारीखी दस्तावेज़ात हैं वो बहुत रोशन और वाज़ेह हैं। लेकिन रुके, जब आप कहते हैं कि तारीखी दस्तावेज़ात वाज़ेह हैं तो जहन में ये सवाल आता है कि आखिर उनमें लिखा क्या है। मतलब लोग तो दावा करते हैं कि ये जमीन किसी हिंदू राजा की थी, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये एक बहुत उम्दा सवाल है। हकीकत को समझने के लिए हमें इन दस्तावेजात के अंदर झांकना होगा। इस हवाले से जो सबसे अहम तारीखी हवाला है वो पातशाह नामा का है। पातशाह नामा ये शाहजहां के दौर की है? जी बिल्कुल, ये शाहजहां के दौर की सरकारी तारीख है जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। उसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि जिस मकाम पर ताजमहल तामीर किया गया वो ज़मीन राजा जय सिंह की मिल्कियत थी। अच्छा, तो जमीन वाकई राजा जय सिंह की थी? हाँ, जमीन उनकी थी, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था बल्कि एक हवेली यानी एक रिहायशी महल मौजूद था जो राजा जय सिंह के आबा व अजदाद का था। तो वहाँ मंदिर नहीं, एक हवेली थी, लेकिन क्या शाहजहां ने वो जमीन जबरदस्ती छीन ली थी? क्योंकि आमतौर पर दावे यही किए जाते हैं कि मकामात पर कब्जा किया गया था। जी नहीं, और यही वो मकाम है जहां तारीखी हक़ाइक़ अफवाहों को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। शाहजहां ने वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली थी। अच्छा, मतलब एक बाकायदा प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुआ ना? बिल्कुल, ये एक बाकायदा और दस्तावेजी तबादला था, कोई कब्जा नहीं था। और इस हवेली को गिराकर वहां खालिसतन एक मकबरे की बुनियादें रखी गईं। चलिए, ये तो हो गई दस्तावेजात की बात, लेकिन आसार कदीमा के माहिरीन ये कैसे दावा कर सकते हैं कि इस बुनियाद के नीचे कोई और इमारत, मसलन कोई मंदिर छुपा हुआ नहीं है? उनको कैसे मालूम कि जमीन के नीचे क्या है? देखें, आसार कदीमा की तहकीकात सिर्फ कहानियों पर इन्हिसार नहीं करती। माहिरीन इमारतों की तामीरी साख्त,
یعنی ان کے آرکیٹیکچرل سٹرکچر کا بہت گہری بینی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تاج محل کی بنیادیں، اس کے تہخانے اور اس کے چبوترے کی ساخت پوری طرح سے مغل فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں، اور اس دور میں دریائے یمنا کے کنارے اتنی عظیم عمارت کھڑی کرنے کے لیے مخصوص قسم کے کنویں کھودے گئے۔ کنویں؟ جی، ان کنوؤں کو لکڑی اور پتھروں سے بھرا گیا تاکہ نرم زمین پر ایک مضبوط بنیاد بنائی جا سکے۔ اس طرح کی انجینئرنگ مقبروں کے لیے مخصوص تھی۔ واہ، یعنی یہ تو پوری ایک ٹیکنیکل سائنس ہے جس پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ بالکل، اور آج کے دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے بھی جو شواہد ملتے ہیں وہ ایک مقبرے کی باقاعدہ بنیادوں کو ہی ظاہر کرتے ہیں، کسی پرانے مندر کے دبے ہوئے ڈھانچوں کو نہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اگر تاریخی رسیدیں موجود ہیں، شاہی فرمان موجود ہیں، لینڈ ایکسچینج کا ریکارڈ ہے اور انجینئرنگ بھی اسے ایک مقبرہ ثابت کرتی ہے، تو پھر یہ متنازع نظریہ آخر پیدا کہاں سے ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ ایسی باتیں ہوا میں تو نہیں بنتی۔ جی، اس سوال کا جواب ہمیں تھوڑا اور پیچھے بر صغیر کی تاریخ لکھے جانے کے انداز میں ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے سورسز تجویز کرتے ہیں کہ ان نظریات کی شروعات اصل میں نو آبادیاتی دور یعنی کولونیل دور کے مصنفین کی تحریروں سے ہوئی۔ فکر میں کیا کردار تھا؟ انہوں نے ایسی باتیں کیوں لکھی؟ دیکھیں، 19ویں اور 20ویں صدی میں جب برطانوی محققین نے بر صغیر کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی تو ان کا نظریہ اکثر مذہبی تقسیم پر مبنی ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ ہر چیز کو مذہب کے چشمے سے دیکھتے تھے؟ بالکل، انہوں نے اپنی تحریروں میں یہ تاثر زیادہ نمایاں کیا کہ پرانے دور میں حکمرانوں نے مختلف مقامات پر مندروں کو گرایا یا ان کی جگہ اپنی عمارتیں تعمیر کی۔ تو کیا واقعی ایسا ہوتا تھا؟ اب یہاں ایک بہت باریک لیکن اہم حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کی مستند تاریخی تحقیق اس بات کو بخوشی تسلیم کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا کی لمبی تاریخ میں مختلف حکمرانوں کے ادوار میں وقتاً فوقتاً مذہبی مقامات کو گرانے یا تبدیل کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ صحیح، تو مطلب تاریخ میں ایسے واقعات کی مثالیں واقعی موجود ہیں جہاں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں، لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مستند ماہرین اور محققین تاج محل کو قطعی طور پر اس قسم کی کسی کارروائی کی مثال نہیں مانتے۔ یعنی ایک عمومی تاریخی رجحان ضرور موجود ہے، لیکن تاج محل اس رجحان کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل درست، اس مخصوص عمارت کے حوالے سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا جو اس عمومی نظریے کو یہاں ثابت کر سکے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ اس عمومی کردار کو اٹھا کر بنا کسی تحقیق کے تاج محل پر لاگو کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر میں صورتحال کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ایک شہر میں کچھ پرانی بلڈنگز گرائی گئی ہوں نئے راستے بنانے کے لیے، اور لوگ یہ دعویٰ کر دیں کہ شہر کا سب سے اہم اور نیا ہاسپٹل بھی کسی پرانے اسکول کو توڑ کر بنایا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس ہاسپٹل کی زمین خریدنے کی پوری رسیدیں اور نقشے موجود ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ ایک عام رجحان کو کہ شہر میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے زبردستی ایک ایسی مثال پر چسپاں کر رہے ہیں جس کی اپنی دستاویزات بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہیں۔ آپ نے جو مثال دی وہ اس تاریخی مغالطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ یہاں اسینشلی کنفرمیشن بائس کام کر رہا ہے۔ کنفرمیشن بائس، ہاں جی، کچھ لوگ جنوبی ایشیا کی تاریخ کے عمومی واقعات کو اٹھاتے ہیں اور چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں تو وہ تاج محل کے حوالے سے اس بے بنیاد دعوے پر بھی آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ وہ ان دستاویزات کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، چلیے اس معاملے کے ایک اور پہلو پر غور کرتے ہیں جو آج کل انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ تو ہو گئی بنیاد اور تاریخ کی بات، لیکن جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ دھوم ان باتوں کی مچی ہوتی ہے جن میں کسی راز کا ذکر ہو، جیسے تاج محل کے تہخانوں یعنی بیسمنٹس اور ان کے بند کمروں کی قیاس آرائیاں۔ یہ ایک اور بہت مشہور افواہ ہے۔ لوگ اتنے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ان بند کمروں میں ہندو بت موجود ہیں یا انہیں جان بوجھ کر سیل کیا گیا ہے تاکہ شواہد چھپائے جا سکیں۔ دیکھیں، یہ دعوات مکمل طور پر غیر مصدقہ معلومات پر مبنی ہے۔ مستند آثار قدیمہ کے ماہرین اور دنیا بھر کے تاریخ دان اس خیال کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں کہ تاج محل کے کمپلیکس کے اندر کوئی خفیہ مندر یا بت چھپائے گئے ہیں۔ تو کوئی پردہ نہیں ڈالا گیا حقائق پر؟
बिल्कुल नहीं। ये बात भी इतनी ही बेबुनियाद है कि सरकारी सतह पर किसी किस्म के हकायक पर पर्दा डाला गया है। लेकिन रुके, मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूंगी और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग भी यही सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर तो लोग तस्वीरें शेयर करते हैं जिनमें तहखाने बाकायदा बंद नजर आते हैं, ताले लगे होते हैं। जी, तस्वीरें तो बिल्कुल असली होती हैं। तो अगर वहाँ वाकई कुछ नहीं है और कोई राज नहीं छुपा, तो आसारे कदीमा का इदारा यानी ASI उन कमरों को खोलकर अवाम को दिखा क्यों नहीं देता? दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? ये कमरे बंद क्यों हैं? ये बहुत ही मुनासिब सवाल है और इसका जवाब किसी राज में नहीं बल्कि प्योरली साइंस और इंजीनियरिंग में छुपा है। अच्छा, वो कैसे? देखें, ताजमहल एक आम इमारत नहीं है। ये दरियाए यमुना के बिल्कुल किनारे पर बनाई गई एक अजीम शान साख्त है। इसकी बुनियादों में जो तहखाने हैं उनका बुनियादी मकसद इमारत का बोझ उठाना और उसे दरिया की नमी से बचाना है। सही। माहिरीन बताते हैं कि ताजमहल की बुनियादों में मखसूस किस्म की लकड़ी इस्तेमाल हुई है और इस लकड़ी को अपनी मजबूती बरकरार रखने के लिए एक मखसूस दर्जा हरारत और नमी की जरूरत होती है। तो आपका मतलब है कि उन कमरों का बंद होना इमारत की बका के लिए जरूरी है? बिल्कुल। अगर उन तहखानों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाए तो रोजाना हजारों लोगों की आमद और रफ्त से वहां की हवा, नमी और लोगों के सांस छोड़ने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस माहौल को तब्दील कर देगी। ओह, मतलब लोगों के महज वहां जाने से नुकसान हो सकता है? जी हाँ, इस अचानक तब्दीली से उस लकड़ी और बुनियाद के पत्थरों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा रोशनी और हवा के दाखिल होने से वहां फफूंदी यानी फंगस लगने का खदशा होता है, जो ऐसी अजीम इमारतों के लिए जहर कातिल है। ये तो मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। इसीलिए ASI इन कमरों को स्ट्रक्चरल रीजंस यानी इमारत की मजबूती बरकरार रखने के लिए बंद रखती है। उन्हें वक्तन फवक्तन सिर्फ सफाई और मेंटेनेंस के लिए खोला जाता है और उनमें जाते भी सिर्फ माहिरीन ही हैं। वाह, तो यहाँ किसी राज पर पर्दा नहीं डाला गया बल्कि ताजमहल की बुनियाद को तबाही से बचाया जा रहा है। बिल्कुल। साजिशी नजरियात हमेशा छुपे हुए सबूतों के तसव्वुर पर ही जिंदा रहते हैं। लोग आसानी से इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि सबूत इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इसे हुकूमत ने जानबूझकर छुपाया है। हाँ, ये तो एक बड़ी टिपिकल साजिशी सोच है। लेकिन हकीकत यह है कि साइंस वहां इमारत की हिफाजत कर रही होती है, कोई साजिश नहीं बन रही होती। ये हमारी नफ्सियात है कि हम बोरिंग और सादी इंजीनियरिंग की बातों के बजाय सनसनीखेज कहानियों की तरफ जल्दी मुतवज्जे हो जाते हैं। बिल्कुल, और आज के डिजिटल माहौल में जहां ऐसी कहानी को किसी समाजी तासुब का सहारा मिल जाए तो वो तो फिर आग की तरह फैलती है। जी, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। तो अगर हम इन तमाम बिखरी हुई रिपोर्ट्स, दस्तावेजात और तारीखी पन्नों का निचोड़ निकालें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस तहकीक का निचोड़ बिल्कुल वाज़ेह है। ताजमहल के हवाले से खास तौर पर उसके मंदिर होने या उसके नीचे बुत छुपे होने के दावे सरासर क़ियास आराइयों पर मबनी है। सही। जब हम इंजीनियरिंग, तामीराती निशानदेही और शाहजहां के दौर की मुस्तनद दस्तावेजात की रोशनी में देखते हैं तो ताजमहल सिर्फ और सिर्फ 17वीं सदी का एक बेमिसाल मकबरा साबित होता है। इसके अलावा कोई भी कहानी हकीकत पर मबनी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तफसीली जायजे की अहमियत सिर्फ ताजमहल की तारीख दुरुस्त करने तक महदूद नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है। वो क्या? वो ये कि हम मालूमात की एक ऐसी तेज रफ्तार दुनिया में जी रहे हैं जहां अफवाहें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक सेकंड्स में फैलती हैं। ऐसे दौर में हकाइक की तस्दीक करना और सबसे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्रिटिकल थिंकिंग तभी जिंदा रहती है जब हम खुद से सवाल पूछें कि क्या इस बात का कोई मुस्तनद सबूत है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत को तलाश करना अब हमारी एक अहम जिम्मेदारी बन चुकी है। वरना हम सब उसी बचपन के टेलीफोन गेम का हिस्सा बनकर रह जाएंगे जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, जहां पहली आवाज का आखिरी अफसाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल, और वो अफसाना फिर एक नई हकीकत बन जाता है। तो अब इस तफसीली जायजे के आखिर में हम एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहते हैं जो आम जिंदगी में भी गौर करने पर मजबूर करेगा। जी, जरा सोचें,
اگر نوآبادیاتی دور کی تحریریں اور آج کا سوشل میڈیا مل کر ایک ایسے نظریے کو اتنی مقبولیت دے سکتے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی موجود نہیں، تو تاریخ کے اور کتنے ایسے حقائق ہوں گے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں سچ مان لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ محض قیاس آرائیوں پر مبنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہم واقعی حقائق جانتے ہیں یا ہم صرف کسی بہت طویل ٹیلی فون گیم کی آخری کڑی ہیں؟